अब मैं आपके साथ एक और कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। एक बात बताओ, आप ये समझते हो, हाँ जी, कॉन्सेप्ट का नाम स्क्रीन पर ही है, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसी समझते हो क्या होता है? बिल्कुल सर। एक बात बताओ, मैं होल्डिंग प्लस सब्सिडरी को मिलाकर क्या बना रहा हूं? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कैसा होना चाहिए? होल्डिंग तो WDV लगा रही है डेप्रिसिएशन, और सब्सिडरी SLM लगा रही है। कैसे मर्ज करूंगा सर? समझ रहे हो आप? या मैं डेप्रिसिएशन किसी मेथड से लगा रहा हूं, वो किसी से लगा रहे हैं, तो मैं प्लांट एंड मशीनरी को ऐड कैसे करूंगा? एकदम ये तो सेम होना चाहिए ना कि ओपनिंग से ओपनिंग जुड़ गया, उसकी डेप्रिसिएशन से उसकी डेप्रिसिएशन जुड़ गई, अपने आप क्लोजिंग मैच हो जाएगा। समझ रहे हो? और इसी तरीके से भाई अगर मैं फीफो लगा रहा हूँ इन्वेंट्री पे और वो वेटेड एवरेज लगा रहा है तो मैं टेक्निकली बना ही नहीं पाऊंगा मैं तो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट, क्योंकि जब मैं मर्ज कर रहा हूँ तो दोनों एंटिटीज की अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होनी चाहिए। अगर दोनों के बीच में अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिफरेंस है तो आपको सब्सिडरी को बोलना पड़ेगा कि तू होल्डिंग की बात मान और अपनी पॉलिसी सारी चेंज कर जहां जहां पे मिसमैच है। जहां पे सब्सिडरी मेरी बात, मेरी पॉलिसी नहीं ले रही, उसको अपने PNL को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं करूंगा, होल्डिंग हूं मैं, मेरे को मर्ज करना है, मेरी एक पॉलिसीज इन्वेस्टर, मैं उसके लिए चेंज नहीं करूंगा मर्ज के लिए, वही अपनी स्टेटमेंट्स को चेंज करके भेजेगा। वो बोल रहा है जी मैंने फीफो लगा रखा, मैंने कहा फीफो नहीं, वेटेड एवरेज कर, चेंज कर, फिर भेज मेरे पास PNL वगैरह। सर जी SLM, मैंने SLM नहीं, WDV लगा, 20% लगा प्लान है, मेरे पास भेज दोबारा। तो बेसिकली अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको दो कंपनी की बैलेंस शीट दी होगी और बैलेंस शीट के अंदर में बताया होगा कि इस कंपोनेंट पे अकाउंटिंग पॉलिसी अलग चल रही है। तो उससे क्या होगा, सब्सिडरी के PNL हिलेगा, AOP वेओपी कुछ नहीं बनाना, मेरे को सिर्फ उसके सब्सिडरी के PNL को ठीक करना है। सर PNL क्यों कह रहे हो आप? बेटे हमेशा क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ चेंज करते हो, एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन के अगर अंदर एडजस्टमेंट होंगी तो एसेट हिलेगा, आपको समझ आ रहा है? PNL नहीं हिलेगा। फीफो लीफो के अकॉर्डिंगली चेंज करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक हिलेगा, PNL नहीं हिलेगा आपका, बिल्कुल हिलेगा सर। समझ रहे हो? तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एसेट या लाइबिलिटी भी हिलेगी और वो PNL भी हिलेगा सर। किसका? होल्डिंग का है, सब्सिडरी का? सब्सिडरी का। इलस्ट्रेशन नंबर 13, सब्सिडरी B लिमिटेड। अच्छा, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी की ही बैलेंस शीट है। सब्सिडरी B लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बैलेंस शीट। तो ये मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है और ये मेरे को बच्चे क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है। क्यों दी हुई है देख लेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी दिया हुआ है, देन करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं जी। एसेट्स दिए हैं, सर क्या करना है सर इसका, छोड़ो ना, ठीक है। नीचे नोट्स टू अकाउंट्स दिया हुआ है बेटा। मुद्दे की बात ये है, एडिशनल से पता लगेगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। B लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ A लिमिटेड, ठीक है जी। हमें ऊपर B लिमिटेड की बैलेंस शीट दी थी ना, तो सब्सिडरी की दी हुई है। बोथ द कंपनी फॉलो कैलेंडर ईयर एज अकाउंटिंग ईयर। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर इसमें भी फर्क होता तो इसमें भी चेंजेस करने पड़ते सब्सिडरी को। कैलेंडर ईयर समझ रहे हो, तभी ऊपर 2000 और 2001 लिखा हुआ, समझ रहे हो। आइए सबसे Jan to December, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। इसके बाद मेरे को ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये 3 पॉइंट समझाने हैं मैंने। रीस्टेट द बैलेंस शीट ऑफ B लिमिटेड। मुझे बैलेंस शीट ऑफ B लिमिटेड को दोबारा बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? 3 पॉइंट की वजह से, पॉलिसी में चेंज आ रहा है, कोई एसेट हिलेगा, कोई PNL हिलेगा। एज ऑन 31 दिसंबर, आफ्टर कंसिडरिंग द अबव इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, वुड रीस्टेटमेंट बी नेसेसरी टू मेक अकाउंटिंग पॉलिसी अडैप्टिव? यस, इट इज नेसेसरी। रीस्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, पहला पॉइंट ध्यान से देखना, नीचे के पॉइंट C और D बच्चों वाले पॉइंट है, पहला भी ऐसी है। A लिमिटेड वैल्यूज इन्वेंट्री ऑन वेटेड एवरेज बेसिस। A लिमिटेड कौन है बेटा? होल्डिंग है। लेकिन B क्या फॉलो कर रहा है? टू ब्रिंग B लिमिटेड वैल्यूज इन लाइन ऑफ दोज ऑफ A लिमिटेड,
इट्स वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड बाय 12,000, यानी कि मेरे को बी लिमिटेड की इन्वेंट्री को 12,000 से गिराना है। मेरा आपसे सवाल है कौन सी इन्वेंट्री है एट द एंड ऑफ, कहीं ना कहीं ओपनिंग कह सकते हो, और 34,000 एट द एंड ऑफ 2,000, ये कौन सी हो गई? मैं नहीं बोलता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका प्रॉफिट पे क्या। अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे को साल के एंड की बैलेंस शीट बनानी है। चलो एक बार बोलूँगा अभी, ठीक है, उस तरीके से बोलूँगा ताकि आप सोचो उस डायरेक्शन में। छोड़ो ना पीएनएल की बात, मेरे को बता दो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक जाता है, क्लोजिंग स्टॉक मेरी बुक्स में कितना दिया हुआ है? इन्वेंट्री देख लेते हैं, अब टाइम आ गया इन्वेंट्री की वैल्यू देखने की। 7,42,000। आप मुझे बताइए वो क्या कह रहा है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने से कम करना है मैंने ना? क्लोजिंग तो 34 से था ब्रो। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक तो 34 से था ना। वो कह रहा है कि जी आपको ठीक करना है तो आप क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दो, 34 से रिड्यूस कर दो। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सर ओपनिंग स्टॉक को भी बोल रहा था बेटे अगर मुझे क्लोजिंग बनानी है और वो मुझे बोल रहा है कि क्लोजिंग 34 से कम कर दो, तो मुझे कुछ ओपनिंग का वैसे देखना है, कुछ नहीं देखना अभी तो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से पीएनएल, आप सोच ऊपर से नहीं जाएगी बात, आपके हिसाब से पीएनएल पे कितने का हिट आ रहा है मेरे को ये बता दो इस पॉइंट को पढ़ के। एक बार क्वेश्चन को आराम से देखो। 46 देखते हैं। 22 का आ रहा है। देखते हैं। कितना? 42 22 22 नहीं है, क्या हुआ? नहीं अभी, हाँ वो बार बार बाहर आ रहा है। 22 नहीं है। मैं लिख के ही बोलूँगा वैसे, बट आप एक बात बताइए, मैं अपने जो साल के एंड का पीएनएल है वो कितने रुपए है मेरे को बताओगे एक बार? 742। तो मेरे को अगर बैलेंस शीट बनानी है तो मुझे 742 को ठीक करना है, लेकिन मुझे रास्ता पूरा चलना पड़ेगा। आप मुझे बताइए पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक कितने से कम था? 12,000। तो क्या मेरा पिछले साल का प्रॉफिट भी 12,000 से कम नहीं आ रहा? तो क्या मुझे स्टेप बाय स्टेप पकड़ेंगे, क्या मुझे 12,000 से, क्योंकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक मैंने कम दिखाया पिछले साल का, तो पिछले साल का प्रॉफिट मेरा कम होगा 12,000 से, तो मैं क्या करूँगा, 12,000 को ऐड कर दूँ, कर दो एक बार ऐड कर दो, 7,42 में ऐड करो। अब मुझे बताओ इस साल क्योंकि मैंने अपना ओपनिंग स्टॉक कम दिखाया हुआ है, कितने से? इस वजह से मेरे इस साल के प्रॉफिट ज्यादा आ रहे होंगे। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? वो तो पिछले साल की कहानी हो गई। इस साल क्योंकि मेरा ओपनिंग स्टॉक 12,000 से कम है तो मेरे प्रॉफिट क्या आ रहे होंगे बच्चे? ज्यादा आ रहे होंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में लिखते हैं ना, तो 12,000 से कम है तो ज्यादा आ रहे हैं, तो कम कर दो, -12 कर दो। क्या ये कट नहीं गया आपस में? अब तुम पहुंचे साल के एंड में, साल के एंड में तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक क्या है? 34 से कम है, तो तुमको प्रॉफिट ठीक करने के लिए ऐड करना है, ऐड 34। कुल मिला के बात क्या निकली? 34 ही ऐड हुआ बस। समझ रहे हो? क्योंकि वो जो क्लोजिंग का इम्पैक्ट था ना वो अगले साल ओपनिंग में भी आ रहा है। मैं तो एज ऑन डेट को ठीक कर रहा हूँ ना, तो वो जो पुराने सालों का ओपनिंग क्लोजिंग है वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है।
सिर्फ और सिर्फ साल के एंड का रह जाता है। आप समझ रहे हो मैंने क्या बोल दिया? एक बार मैं फिर से ही बोल दूंगा, ऑनलाइन समझ आया बच्चों को? यस सर। ठीक है, 2 साल है ना बच्चे, तो बेसिकली ये 7,42,000 है। अगर मैं क्लोजिंग को 12,000 से मैंने कम करा हुआ था, तो इसका इम्पैक्ट मतलब मैं करेक्ट कर रहा हूं, तो मुझे अपने प्रॉफिट्स को कितने से बढ़ाना है? 12,000 से। तो 742 में मैंने पहले 12,000 बढ़ाया, लेकिन यही जब ओपनिंग बना तो ये 12,000 से कम था, इस वजह से मेरे प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे थे। और अगर मेरे प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे थे तो मेरे को प्रॉफिट्स को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो टेक्निकली प्रॉफिट को बढ़ाया, प्रॉफिट को कम करा, बात तो वहीं आ गई सर जी। लेकिन जो आखिरी वाला जो है, इसमें मैंने 34,000 से क्या करा हुआ है? कम दिखाया हुआ है। क्योंकि कम दिखाया हुआ है तो प्रॉफिट कम आ रहा होगा, प्रॉफिट कम आ रहा होगा तो मैं प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा। फाइनली अगर मैं इस 12 वाले को हटा ही दूं, सिर्फ और सिर्फ 34,000। समझ गए बात को? सर एक मिनट। मेरे 34,000 माइनस हो गई। नहीं, तूने कम दिखाया हुआ है ना क्लोजिंग को, हाँ तो इस वजह से तेरे प्रॉफिट कम आ रहे हैं, हाँ, तो ऐड करेगा ना। तो फिर आपने ये डिक्रीज अच्छा किया। ये फाइनल आंसर इंक्रीज है ये स्टॉक है तीनों के तीनों। क्लियर है? ठीक है सर। आपको ना फोकस पता है किस पे करना है? हम अपने प्रॉफिट्स में क्या कर रहे हैं? 7,14,000 था क्या? प्रॉफिट 714। 7,14 था। मैंने 7,42, सॉरी, ये मैंने उसको पकड़ लिया था बस, है ना? तो एक्चुअल में प्रॉफिट तो क्या है मेरा? 7,14,000 जो क्लोजिंग है। तो टेक्निकली 7,14,000 में मैं ये प्रॉफिट्स को करेक्ट कर रहा हूँ। 7,14,000 में से मैंने कितना रिड्यूस कर दिया बेटा? आई एम सॉरी, ऐड हाँ सर, ऐड ही तो होगा ये रिड्यूस होगा। हमने क्या कंक्लूड कर दिया? ओवर वैल्यूड तो नहीं लिखा था? नहीं सर, काम कर दिया वेटेड एवरेज बेसिस सर। आपने उल्टा समझा दिया। ए लिमिटेड वैल्यू इन्वेंटरी वेटेड एवरेज बेसिस फीफो। अरे यार, रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड है, कम नहीं दिखा रखा। चलो, बेस तो बन गया तुम्हारा। वो क्या कह रहा है? आपको अपने स्टॉक को कम करना है, समझ रहे हो? चलो एक बार मैं दोबारा से बोलता हूँ, नहीं तो पूरी फ्रेमिंग गड़बड़ हो जाएगी। आपने अपनी इन्वेंट्री को ज्यादा दिखाया हुआ है कि कम दिखाया हुआ है? ज्यादा दिखाया हुआ है, समझ रहे हो? अगर तुमने अपनी इन्वेंट्री को ज्यादा दिखाया है, अब मैं इतनी हेल्प तो ले ही सकता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ ओपनिंग में जो भी हो रहा होगा वो पिछले साल का क्लोजिंग और इस साल का ओपनिंग वो तो खत्म हो जाएगा। मुद्दे की बात कहाँ आ गई? सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पे। क्लोजिंग स्टॉक पे क्या बोल रहा है कि मैंने अपनी इन्वेंट्री को क्या करा हुआ है? ज़्यादा दिखाया हुआ है, तो मुझे उसको रिड्यूस करना है। भाई अगर रिड्यूस करना है तो प्रॉफिट भी तुम्हारे कम हो जाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक भी तुम्हारा कम हो जाएगा। क्लियर है जी? ओपनिंग वाला तो समझ जाओगे ना, प्लस माइनस करके ख़त्म ही हो रहा है वो तो, ठीक है? तो माइनस हो जाएगा बच्चे 34,000। मेरे को बताइए, यहाँ तक क्लियर है? पहले ज़्यादा काम कर रहा है। हाँ, संजय भाई से ज़्यादा काम कर रहा है। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है ना पक्का से? या बोलूँ स्टार्टिंग से? सर हो गया समझ में आया। आ गया ना पक्का से समझ? अगला पॉइंट देखिए, बी लिमिटेड डिडक्ट्स 1% फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। सर बी लिमिटेड है मेरी सब्सिडरी एज अ जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट, पर क्या होल्डिंग करती है? ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है।
नहीं कर, वैसे ऐड बैक करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि बी लिमिटेड ने तो प्रोविजन लेके चलती है, तो अगर वो प्रोविजन लेके चलती है तो उसने डेटर को भी कम दिखा रखा होगा और पीएनएल में भी हिट दे रखा है। अब मुद्दे की बात ये है कि इसके डेटर हैं कितने के, 8,91,000। कैन आई से दिस इज 99%। तो इसको जो मैं पूरा 100 करूंगा तो 9 लाख आ जाएगा। इसका मतलब मैंने 9,000 का प्रोविजन बना रखा था, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं 9,000 से इसको ऐड कर दूंगा, मेरे प्रॉफिट्स ऐड हो जाएंगे बेटा 9,000 से। एंड प्लीज़ आप ये लेके चलिए, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग जो इफेक्ट आ रहा है वो डेटर में आ रहा है, वो तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो कर देंगे उसको। बताइए, क्लियर है आता है? यस सर। आखिरी पॉइंट बेटा, फिर तुम्हारे प्रॉफिट ठीक हो गए, फिर कुछ भी नहीं करना तुमने। प्रीपेड एक्सपेंस इन बी लिमिटेड, ओके, प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ बी लिमिटेड, सब्सिडरी की बात कर रहा है। इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कैरीड फॉरवर्ड ऑफ 60,000 in 2000 and 30,000 in 2001 being part of initial advertisement expenditure of 90,000 in 2000 which is being written off over 3 year। क्या बोल रहा है ये, कुछ समझ आया क्या? तो सर पता है क्या कह रहा है? आपने ना एक खर्चा करा है, टोटल खर्चा कितने का करा है? 90,000 का करा, ठीक है, मान लो ये 90,000 का खर्चा करा आपने। तो बेसिकली जब साल एंड हुआ ना, ठीक है, कैरीड फॉरवर्ड ऑफ 60,000 in 2000, यानी कि यहां पे प्रीपेड के अंदर कितना दिया हुआ है? 60,000। इसका मतलब हमने राइट ऑफ कितना करा साल 2000 में? 30,000 राइट ऑफ करा। आपने क्या करा, 30,000 को राइट ऑफ करा और आपने बोला क्योंकि ये 90,000 ना 3 साल का खर्चा था, आप समझ रहे हो, और आपने करा कब, कौन से ईयर में? 2000 में। तो ये पहला साल हो गया 2000, दूसरा साल हो गया 2001 और ये कहां तक जाएगा? 2002। आपके पास बुक्स कब तक दे रखी है? 2001 की। तो अगले साल भी इन्होंने राइट ऑफ कितना करा हुआ है? तो अभी भी प्रीपेड कितना बचा हुआ है? 30,000। वो यही कह रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस इन बी लिमिटेड इंक्लूड 30,000 in 2001। सो टेक्निकली तुम्हारी बैलेंस शीट में एक प्रीपेड पड़ा हुआ है 30,000 का। जब 2001 की मैं बात कर रहा हूं तो प्रीपेड कितने का पड़ा हुआ है बेटा? 30,000 का। सिमिलर अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ए लिमिटेड हैज बीन फुल्ली रिटन ऑफ। भाई साहब होल्डिंग है, सीधा राइट ऑफ करे आपने। आप मुझे बताइए 90,000 के खर्चे में से तुमने अभी तक 60,000 राइट ऑफ करा है, 30 तो करा नहीं, तो कर दो ना उसको, होल्डिंग तो करती नहीं है प्रीपेड का चक्कर। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ आपने 30,000 का खर्चा अभी तक पीएनएल में डाला ही नहीं, तो अपने प्रॉफिट को गिराइए ना, आपके प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे हैं आपके। आप 30,000 के प्रॉफिट को गिरा देंगे और कॉरेस्पॉन्डिंगली जब अभी मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो एसेट में से 30,000 गिरा दूंगा, बिकॉज दैट्स प्रीपेड उसके अंदर चल रहा हो। आपके प्रॉफिट्स आ गए ये 6,50,000। सो दिस इज योर करेक्ट प्रॉफिट्स। इसी साल बुक कर, क्योंकि होल्डिंग कंपनी एक साथ ही राइट ऑफ कर दिया था, समझ रहे? तो ऐसा चल ही नहीं रहा कि आपको इतना लंबा 3 साल का बनाना है। होल्डिंग कंपनी सीधा राइट ऑफ कर रही है, आप 30,000 का खर्चा डालो और पीएनएल को ठीक करो अपने। जो सी पॉइंट था डेटर वाला, उसमें जो ओपनिंग वाले डेटर्स थे तो उसमें भी तो प्रोविजन का होगा ना मैडम? अल्टीमेटली अगर मैं क्लोजिंग पकड़ रहा हूँ ना तो मैं क्लोजिंग प्रोविजन ही पकड़ चुका हूँ। अगर हम जब करते थे फाइनल अकाउंट्स तो वो तो एज ऑन डेट के प्रोविजन है ना, समझ रहे हो? मतलब गहरी बात है, आप जो कह रहे हो मैं समझ गया बात, लेकिन आपको क्या लग रहा है जो बैलेंस शीट के अंदर माइनस हो रखा है वो ड्यूरिंग द ईयर है या एज ऑन डेट है? एज ऑन डेट होता था, समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। आपने बैलेंस शीट ये कर दिया ना,
अब आप क्या करोगे, ऊपर जहाँ जहाँ कंपोनेंट में चेंज आया बस उसको बदल दो। मेरे कहने का मतलब ये है, तुमने 3 एंट्रियाँ डाली हैं, एक तो एसेट में से 30,000 गिरा देना जब बनाओगे दोबारा बैलेंस शीट। डेटर को क्या कर दोगे आप, 8,91,000 का था, पूरा 9 लाख का दिखा दोगे। और एक और जगह कहाँ चेंज आएगा, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, जो हमारा सिर्फ क्लोजिंग बनानी है 34,000 से, मैं इसकी इस टू बी रिड्यूस था 34,000 से, इसको कम कर दूंगा मैं। हो जाएगा क्वेश्चन। अब कुछ नहीं बचा इसमें, एक ये नोट पढ़ लो, मैं वो समझ आएगा ये नोट। अब हाँ 12,000, क्योंकि ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन रहा है, तो उससे प्रॉफिट अपने आप ही ठीक हो रहा है, ऑटो करेक्ट हो रहा है। क्योंकि तुम सोचो प्रैक्टिकली ज़िंदगी में तुम्हें कंपनी में हैंडल कर रहे हो, तुमको आज कंपनी कह रही है मैं पिछले 20 साल से अपने स्टॉक को 20,000 कम पे दिखा रही हूँ, ये तुमको पिछले सालों का कर नहीं दो, क्लोजिंग ठीक करना तुमको बस। क्योंकि पिछले साल का वो जो हर साल का जो क्लोजिंग है ओपनिंग अपने आप ठीक हो रहा है, वो सिर्फ इस साल के प्रॉफिट पे वो हो रहा होगा बस। बताइए, क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन बेटे, मेरा 500 रुपये चले गए, हाँ 500 रुपये चले गए। इसी के अंदर ही एडजस्टमेंट है, और आप ये कह सकते हो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है भाई। और तुमको बच्चों वाला क्वेश्चन लगने वाला, और तो कुछ नहीं पड़ेगा। ये यही वाला ना, 5 पॉइंट दिए हुए एडजस्टमेंट में, इसमें डिविडेंड भी है। क्वेश्चन नंबर पूछा था आपसे, क्वेश्चन नंबर 5। कोई बात नहीं सर, वेट आ जाया करूँगा। मुझे वो दुख रहा है। खत्म बेटे खत्म, कंसोलिडेशन खत्म, तुम्हारी जिंदगी की टेंशन खत्म बस। फिर सर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दोबारा से सेम बात बोल रहा हूँ, एओपी की कहानी है, लेकिन हाँ बोनस को लेके एक पॉइंट आएगा जो कि किसी क्वेश्चन में नहीं आता, बच्चों वाला है, वो भी कुछ नहीं है। एक आखिरी बारी आप सुन रहे हो कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, फुल फ्लैश को ध्यान से सुनना, ठीक है? आपको पूरी चीज़ एकदम क्लैरिटी से दिखनी चाहिए। ऑन 31 March 2001 द बैलेंस शीट ऑफ H Limited एंड इट्स सब्सिडरी S Limited स्टूड एज फॉलो। जनरली ना मैं आपको बताता हूँ, मेरे को जब भी बैलेंस शीट दी होती है ना, आपके हिसाब से ये बैलेंस शीट कौन सी बैलेंस शीट होती है? कह सकता हूँ इसी दिन मुझे कंसोलिडेट करना होता है ना? तो मुझे 31 March 2001 की बैलेंस शीट दी हुई है। H लिमिटेड एंड S लिमिटेड। S लिमिटेड का हमेशा आपको ना क्वेश्चन में ना सबसे पहले परसेंटेज होल्डिंग निकालना पेपर में, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुमने परसेंटेज होल्डिंग छोड़ दिया ना तो वो गड़बड़ हो जाएगी। इस क्वेश्चन की वजह से बोल रहा हूँ। आप मुझे बताइए मेरा कैपिटल कितना है? 4800 lakhs, और इसका बाइफरकेशन कितना है? 4800 lakhs का एक शेयर कितने का है जी? 10 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 480 लाख। तो अच्छी उसमें आप ये भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स 480 लाख इंटू 10। यही है ना कहानी? अब मुझे बताइए एक्वायर कितना करा हुआ है? सबसे पहले पॉइंट में दिया हुआ है कितना एक्वायर कर रहा है बेटा? 180 लाख। ओके, क्या परसेंटेज होल्डिंग निकाल देंगे? निकाल दीजिए जरा। 50% से कम आ गया था। क्या करा तुमने? कितने थे? 160? 180 लाख शेयर, और आपने करा भैया 480 लाख इंटू कितना आ रहा है? 37.5। मेरा आपसे सवाल है, ये आपने किस दिन एक्वायर करा है 180 लाख?
डेट पॉइंट पढ़ लेते हैं. 31st March 2000. 31st March 2000. और ये 480 लाख शेयर कौन से दिन के हैं? 31st March 2001 है सर. मतलब ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो गए. चेंज हो गए बेटा, समझ रहे हो? तो अगर पेपर में ऐसा मतलब इतनी क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि तुम एक्वायर कब कर रहे हो और क्लोजिंग पकड़ रहे हो. अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ चेंज हो गया तो लोचा हो जाएगा. लेकिन बातों ही बातों में आपको इतना पता लग गया कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 31st March 2000. ऐसा क्या चेंज हो गया सर? कोई बात नहीं, अब ये वाला पॉइंट पहला पढ़ रहे हैं तो पहले लिख लेते हैं. परसेंटेज तो मैं समझ नहीं आई अभी. When the balance of general reserve and P&L, मैं पहले P&L का बैलेंस लिखूंगा. प्लीज मेरे को P&L का बैलेंस बता दो. नहीं, जो पॉइंट में दिया हुआ है, आई मीन पॉइंट नंबर 1 में 1200 लाख है ना. जब एक्वायर करा मैंने वही लूंगा ना. और जनरल रिजर्व कितना है? 3000 लाख. गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ सर. जिस दिन हमने एक्वायर करा क्वेश्चन बोल रहा है सर इतना. अच्छा कोई बात नहीं. अब अगर आपको इतनी समझ आ गई है तो आप क्लोजिंग भी बता दो मुझे. क्लोजिंग कहाँ से पकड़ के बताओगे? बैलेंस शीट में से. बैलेंस शीट में बताओ P&L कितने का है और जनरल रिजर्व. ठीक है जी. ये बातें तो डल सकती है ना. जो आपके साथ अभी हुआ ना 37% हो गया. आपको इमीडिएटली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हो सकता है कि इस क्वेश्चन में बोनस इशू हो. सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी आप समझोगे. मैं पॉइंट नंबर बी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं पॉइंट नंबर सी पे जा रहा हूँ. ऑन 1st January S Limited issued 3 fully paid up bonus share for every 5 share held out of the balance of general reserve on 31st March 2000. पहले मेरे को बोनस का रेशियो बता दो. डेट बता दो पहले तो. 1st January. तो आइए बनाते हैं जरा. कहाँ पर बन रहा है ये 1st January 2001? 1st January. रेशियो कितना था? 3:5. और ये बोनस कौन से रिजर्व में से दे रहा है? पोस्ट में से कि प्री में से? नहीं प्री. हाँ ध्यान से देखो रे. 31st March 2000 प्री में से दे रहा है. मेरा आपसे सवाल, क्या एंट्री डल गई होगी? डेफिनेटली. इस डेट को क्या सब्सिडरी वेट कर रहा है? 1 जनवरी को एंट्री क्यों नहीं डालेगा वो? लेकिन सर नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? बेटे अगर किसी के पास 5 शेयर है तो उसको कितने मिल जाएंगे? यानी कि टोटल हो गए 8. आपका 8 रिप्रेजेंट कर रहा है 480. तो 5 कितना है? आई थिंक ये 300 आएगा. और इसका मतलब बोनस कितना है? 180 लाख के शेयर बोनस के गए. समझ रहे हो? तो बेसिकली आपको जब परसेंटेज होल्डिंग निकालनी है तो 480 में से बोनस को हटाओ रे, क्योंकि मेरे को तो उसी दिन का चाहिए ना. अब बताइए कितना परसेंट होल्डिंग आया? 60% आ गया. अब ठीक है पहले बात. और अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो इतना बता दो, कंपनी ने एंट्री भी तो डाली होगी जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल. क्यों नहीं डाली होगी? कितने शेयर? 180 लाख शेयर्स थे ना. और एक कितने का है? 1800 लाख की एंट्री डली होगी. आपके जनरल रिजर्व 1800 लाख से खत्म हुए होंगे. मानते हो नहीं मानते इस बात को?
और मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रहा, क्लियर आपके साथ जो बात हो रही है वो कर रहा हूँ। अगर इसकी ऑलरेडी एंट्री डल चुकी है तो आपको ये पता है कि पहले मैं इसको बिफोर कर दूंगा और फिर मैं इस बोनस को, इस खर्चे को प्री में से माइनस करूंगा। तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ऐड 1800 लाख कर रहा हूँ तो कोई तकलीफ तो नहीं है? बिफोर कर रहा हूँ भाई साहब, एंट्री डली हुई है। बताइए, क्लियर है बात? हाँ बोनस का पॉइंट खत्म हो गया। आइए पॉइंट नंबर बी पे चलते हैं। ऑन 1st April 2000 S Limited declared dividend 20% for the year ended 31st March। सिर्फ मुझे इतना बता दो डिविडेंड का अमाउंट कितना है, बस। एस लिमिटेड ने डिविडेंड दिया, साठ लाख या 600 या कुछ होगा। कितने परसेंट था? 20%। 600 लाख आ रहे? मतलब कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि टोटल तो वो है ना, 300 तो नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे। हाँ 300 लाख इंटू 10, 3000 का 20%, 600 लाख। सब बच्चों को पहले 600 लाख क्लियर है? सर बोनस में से डिविडेंड, बेटे बोनस इशू बाद में हुआ है। आपने डिविडेंड कब डिक्लेयर करा है मालूम है? आपने 1/4 को डिविडेंड डिक्लेयर करा है। कौन से प्रॉफिट में से दिया है ये? क्लियर बोल रहा है क्वेश्चन, आउट ऑफ 31st March 2000। अब लैंग्वेज देखोगे, क्लियर बोल रहा है क्वेश्चन, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ऐसी। कितने रुपए? मेरा आपसे सवाल, क्या 31st मार्च को जो पीएनएल है, क्या उसमें से 600 लाख माइनस है या वो ठीक है? माइनस है। नहीं है माइनस। डिविडेंड की डेट 1/4 की है और आपको प्रॉफिट 31st मार्च के दिए हुए हैं, तो एक दिन से खेल रहा है इंस्टीट्यूट। अगर यही 31st मार्च लिख देता ना वो, तो मेरे यहां पे भी हिट आ रहा होता। समझ रहे हो? तो इन्होंने इसलिए करा 1/4 और 31st मार्च कि आपका ये वाला पीएनएल तो बिफोर डिविडेंड ही है। ये वाला पीएनएल बिफोर डिविडेंड है क्या? नहीं, तो उसको बिफोर बनाइए ना, 600 ऐड करिए ना इसमें। सॉरी, क्यों जी, सही बोल रहा हूं ना? सर ये कहानी खबर है कि डिविडेंड 1 अप्रैल को दिया। समझ रहे? सर ये भी हो गया सर। बेटे ये इंटर कंपनी होएंगे। जो चौथा पॉइंट है ना, जब बैलेंस शीट बनाओगे, मेरे बिल रिसीवेबल के अंदर 100 रुपए जो लेने हैं, एस के पास ही बिल पेबल है, वो आपस में कट जाएगा। उसका प्रॉफिट से क्या लेना देना? आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? एक बात बताओ, मेरे डेटर के अंदर सब्सिडरी बैठा है, सब्सिडरी के क्रेडिटर के अंदर मैं बैठा हूँ, भाई वो तो बैलेंस शीट की बात है ना, पीएनएल की कहाँ से बात आ रही है उसमें? तो ये पॉइंट हम करेंगे, इसी को ही इंटर कंपनी ओइंग्स बोला जाता है। इसमें पीएनएल पे क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे कि आप पढ़ लीजिए, चलो इसे, ऑल द बिल्स पेबल ऑफ एस लिमिटेड वर एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ। प्रॉफिट में कोई फर्क पड़ेगा इससे कुछ? समझ रहे हो? बैलेंस शीट आइटम है, जब मैं बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल को मैच करूंगा तो कर लूंगा। ऑन दैट डेट की जो भी लिखा है ना, उसने कुछ एंडोर्स कर दिया तो आउटसाइड लायबिलिटी हो जाएगी, वो देख लेंगे इसको। पर आपको ये समझ आना चाहिए एओपी के लिए रेलेवेंट नहीं है। अगला पॉइंट क्या है मैं बोल दूंगा, अभी नहीं बोलना चाह रहा मैं, आपका फोकस डिविडेंड से नहीं हटाना चाह रहा हूं और बोनस से। कहीं ना कहीं आपने अपना एओपी बना दिया बच्चे, आइए एओपी बनाने की कोशिश करते हैं। प्री पोस्ट, पीएनएल जनरल रिजर्व, पीएनएल जनरल रिजर्व। प्री कौन सी डेट का था? 31st मार्च, और पोस्ट है 31st मार्च 2000 ऑनवर्ड्स। तो आप मुझे बताइए ओपनिंग बैलेंस पीएनएल का कितना है?
1200 लाख और जनरल रिजर्व 3000 लाख। ड्यूरिंग द ईयर पीएनएल कितना है बेटा ड्यूरिंग द ईयर? क्लोजिंग कितना हो गया था हमारा? 2220। 1020 कितना? 1020 क्या मैं कह सकता हूँ सारा का सारा पोस्ट है, ये सब हाँ है ना? और जनरल रिजर्व भी 3000 और ये 180, सारा का सारा पोस्ट है जी। लेकिन मत भूलिए इसमें से आप लोगों को क्या माइनस करना है? एक तो डिविडेंड माइनस करना है, क्योंकि वो डिविडेंड प्री एक्विजिशन में से दिया था कितना? 600 लाख। तो प्री में से माइनस कर दिया। इसके बाद और क्या था? बोनस, क्योंकि बोनस का भी ओपनिंग जनरल रिजर्व में से जाएगा। कितना था बोनस का? 1800। आपका एओपी तैयार है। $600 लाख, 1200 लाख, 1020 और 180। होल्डिंग लिमिटेड एमआई 60%, 40%, 360 लाख। बताइए एओपी बन गया ना बेटा? एओपी बनने के बाद ज़िंदगी आसान हो जाती है बेटा। सीओसी बनेगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ 180 लाख करे सर। क्या? ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मुझे बताइए कितने में खरीदा इसने? नहीं 180 लाख का शेयर है। 3000 लाख का खरीदा। इन्वेस्टमेंट में देखो होल्डिंग के सॉरी 3000 लाख आ रहा है। हाँ सर हाँ। ध्यान से बेटे, ध्यान से डिविडेंड का पॉइंट पूरा पढ़िए और बताइए क्या करूं मैं। सही करा क्या ये होल्डिंग ने? सर पोस्ट तो हुआ तो पीएल में जाएगा ना। क्या ये पोस्ट के प्रॉफिट थे? पोस्ट का डिविडेंड था, प्री का। और इसने कहाँ डाल दिया भाई साहब? प्री का कब से पीएनएल में जाने लग गया? यानी कि इसने एंट्री क्या डाली होगी? बैंक टू पीएनएल। कितने रुपए? टोटल डिविडेंड कितना था? 600। उसमें से 60% इसने तो 360 लाख पीएनएल में डाल दिया। पर डालना क्या चाहिए था? बैंक टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था 360 लाख। तो अब रेक्टिफिकेशन क्या करोगे? पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट 360 लाख। सबको समझ आया क्या बोला मैंने? पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट यानी कि ये जो तुम 3000 लाख लेके चल रहे हो, प्री एक्विजिशन डिविडेंड 360 लाख कैसे निकला? 600 लाख टोटल डिविडेंड था, इसका क्लेम है 60% और ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड तो माइनस कर दिया मैंने। आप मुझे बताइए इसको इक्विटी शेयर कैपिटल कितना मिला? बोनस के साथ लूं? बोनस के बिना बोनस ए सर बोनस तो बाद में क्यों करा है? एक दिया तो बाद में है, पर मुझे बता तेरे प्रॉफिट तो खा गया ना मैं। हाँ हाँ याद है वो जो बात बोली थी मैंने? एक भूल गए होगे, बहुत सारी पढ़ाई चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी में। एक बात बताओ, अगर मैंने इसके बोनस के प्रॉफिट्स अभी कम कर दिए तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि तेरे को मिला ही कम है। इसका मतलब मेरा पीएनएल प्री का जनरल रिजर्व कम नहीं आ रहा,
उसको कॉम्पेंसेट करूंगा, मैं शेयर बढ़ा के, अल्टीमेटली तो बात वही आ जाएगी सर। समझे मैंने क्या बोला? एक बात बताओ, चलो ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं, और इतना लोड वाली बात नहीं है। मेरे टोटल शेयर कितने हैं? 40 टोटल 4800 था ना बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है, उसका कितना हो गया? 60%। एक बार बताओगे कितना आया? 280। अब आप बोलोगे कि सर हमारी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, हम तो उसको 31 मार्च 2000 को बना रहे हैं, और उस टाइम पे तो बोनस के शेयर ही नहीं थे, तो क्या मैं आपके प्रॉफिट नहीं खा गया? क्या मैंने आपके बोनस यहाँ पे प्री में से माइनस करके मैं आपके प्रॉफिट नहीं खा गया? तो भाई उसको कॉम्पेंसेट कर रहा हूँ ना रिवर्स एंगल से। समझ आया आपको ये क्या बोल दिया मैंने? देखो, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि बोनस इसमें से दिया है, अगर मैं इसमें से ना दे, अगर मैं नहीं हटाऊं यहाँ से, बोनस भूल जाओ आप, तो क्या आपके प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होते? अगर आपके प्रॉफिट ज़्यादा होते तो क्या ये ज़्यादा नहीं आता? और फिर क्या ये आप ज़्यादा माइनस नहीं करते? पर अब तो कम कर रहे हो, तो मैं उसको दोबारा ज़्यादा करवा रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़वा रहा हूँ। नेट इफेक्ट वही आ रहा है। घूम फिर के बैलेंस शीट तो मैच कैसे करनी है, इन्हीं तरीकों से ही हो रही है वो। कोई लोड नहीं है, समझ आ जाए तो बढ़िया है, नहीं है तो इतना समझ लेना, अगर बोनस प्री में से माइनस हो रहा है तो बोनस को काउंट कर लूँगा, और अगर बोनस पोस्ट में से हो रहा होता तो मैं इस टाइम पे बोनस को काउंट नहीं करता। और क्या दे रखा है? पीएनएल दिया हुआ है ना, पीएनएल और जनरल रिजर्व, कौन सा पकड़ूंगा मैं? प्री का 360 लाख और 720 लाख। क्या आ रहा है बेटा, बता दो एक बार। 1320 लाख क्या आ रहा है? कैपिटल रिजर्व। मैं चेक कर लेना बस, कोई एरर वेरर आंसर में भी ना देख लेना एक बार। आगे मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं एमआई की बात करूं, नीचे का तो सारा एमआई है रे, ठीक है, और कैपिटल कितना ले लूँगा सर जी? 4800 लाख का 40% एमआई, फिर 240 लाख, फिर 480 लाख, फिर 408 लाख, फिर 72 लाख। बताइए, क्लियर है? कितना आ गया? और ऊपर है कितना था? 48 होगा, चल जो भी है वो कर दोगे, बन गया ना? सर 4800 का 40% बता दे यार। 1920। क्लियर है सर? मैंने ना आपके साथ पॉइंट नंबर ई नहीं बताया आपको और पूरा सॉल्व करा दिया। पॉइंट नंबर ई क्या है सर? ऑन 31 मार्च 2001 साल के एंड में एस लिमिटेड की इन्वेंट्री है, इंक्लूडेड गुड्स, एस लिमिटेड की इन्वेंट्री which it had purchased for 100 lakhs from H Limited, which made a profit of 25% on cost। कुछ पता लग रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ? ये एक नई एडजस्टमेंट आ गई है वैसे। एस लिमिट की इन्वेंट्री
मैं तुम्हें पहले ना, ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट लगाऊंगा मैं इस पर मैं सिर्फ इस केस को तो समझाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। आप मुझे बताइए किसने किसको बेचा है, सिर्फ ये बता दो, क्यों, ताकि आपका ये क्वेश्चन तो खत्म हुए। एच ने एस लिमिटेड को बेचा, तो ये सेलर है और ये बायर है। और 31 मार्च को एस लिमिटेड के पास ये जो उसने खरीदा कितने रुपए, एस लिमिटेड इन्वेंट्री इन गुड्स विच इट हैड परचेज फॉर 100 lakhs, तो इन्वेंट्री कितने की पड़ी है इसके पास? 100 लाख। और सर वो प्रॉफिट का कुछ रिलेशन दे रहा है, ऑन विच इट मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, सो इफ इट इज 1/4 ऑन कॉस्ट, इट इज 1/5 ऑन सेल्स, और ये 100 लाख तो सेल है ना सर, क्योंकि सेलर के एंगल से तो सेल है ना वो। तो अगर मैं बोलूँ 25% ऑन कॉस्ट है, या मैं बोलूँ 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो 1/5 ऑन सेल्स, क्योंकि कह सकता हूँ ये वाला सेल प्राइस फॉर एच है, इतना तो समझते हो ना। तो आप मुझे बताइए कॉस्ट कितने की है? 80। इसका मतलब होल्डिंग लिमिटेड का जो पीएनएल है, जो होल्डिंग की बैलेंस शीट दी हुई है, उसमें 20 लाख का प्रॉफिट घुसा हुआ है, उसमें 20 lakhs अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड है, एक बार बताओगे कितना है? 1956 कह सकता हूं इसके अंदर ये 100 लाख की इन्वेंट्री भी है, पर ये 100 लाख क्या करेक्ट कॉस्ट है या इन्फ्लेटेड है? इन्फ्लेटेड है ये, क्योंकि जब मैं मर्ज कर रहा हूं तो इस 100 लाख के अंदर मेरा ही प्रॉफिट घुसा हुआ है। जब मैं ऐसे, तो भाई मैं 10 रुपए की चीज 500 करोड़ की दे देता हूं, मर्ज करूंगा 500 करोड़ का स्टॉक बन गया मेरा। तो अब 2 लेवल पे समझिए, जब मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा, क्या मैं कह सकता हूं 20 लाख रुपए घुसा हुआ है, तो इन्वेंट्री में से 20 लाख माइनस करूंगा। एट द सेम टाइम डबल इफेक्ट दिखाने के लिए जो होल्डिंग का जो पीएनएल है उसमें से भी क्या माइनस हो जाएगा। अब आप कहीं ना कहीं बोलोगे, मुझे पता है कि सर एस लिमिटेड का अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा है तो उसका प्रॉफिट भी तो ज़्यादा ही ले लिया हमने। अगर नहीं सोच रहे तो अच्छी बात है, अगर सोच भी रहे हो तो उसका ट्रीटमेंट हमने नहीं करा, इंस्टीट्यूट नहीं करा रहा तो हमने नहीं करना। मुद्दे की बात यह है, इस पूरे पॉइंट में मैंने एओपी को छेड़ा, आपके नहीं छेड़ा मैंने, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि जो प्रॉफिट्स पकड़ के बैठा है वो तो होल्डिंग पकड़ के बैठा होगा। लेकिन अगर यही कहानी मैं रिवर्स कर दूं, सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेच दिया होता तो सब्सिडरी के प्रॉफिट गलत आ रहे होते सर, क्योंकि सब्सिडरी ने सेल करी होती होल्डिंग को। अब सब्सिडरी के प्रॉफिट के अंदर अनरियलाइज्ड होता तो सब्सिडरी के प्रॉफिट बढ़े हुए होते तो कोई बात नहीं, ड्यूरिंग द ईयर तो कर देता मैं, पर उसके प्रॉफिट अगर बढ़े हुए हैं तो मेरे को कम तो करने पड़ते ना 20 लाख। अब सवाल ये आता कहाँ से करता, प्री में से करता, पोस्ट में से करता, ये डिपेंड करता सब्सिडरी ने कब बेचा। अगर उसने प्री में से बेचा होता मैं प्री में से बाहर कर देता, पोस्ट में से बाहर। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इट इज़ केपेबल कि रिवर्स आ जाए पोजिशन। तो मैं 10 मिनट लगाऊंगा इस पर, बट अभी के लिए अगर आप समझो फॉर दिस क्वेश्चन, क्या एओपी में कुछ करना है आपको? नहीं करना, बिकॉज द प्रॉफिट्स आर सब्सिडरी आर एब्सोल्युटली फाइन। सब्सिडरी की बुक्स में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है। आपका ये बन गया, ये बन गया। इसके बाद जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, क्या मैं कह सकता हूँ ये इम्पैक्ट अब आपको दिख रहा है? तो जब आप इन्वेंट्री को जोड़ोगे एच की और एस की,
तो एस की जो भी इन्वेंट्री दी हुई है उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, और होल्डिंग के पीएनएल में से भी क्या माइनस हो रहा है। कहिए कैसी रही। हाँ भारी, टफ लगा या कैसा लगा। हाँ 16 या 20 का ठीक है, पर अगर तुम एक बार अभी फर्स्ट टाइम करा है ना, पर करोगे फटाफट हो जाएगा। अगर सोचो पेपर में तुमको यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सीधा ऐसा ही आ जाए तो तुम्हें देखते ही पता लग जाता है वो क्वेश्चन है। कितने बड़े क्वेश्चन थे, एक ये क्वेश्चन था और एक ये वाला था रिवैल्यूएशन का जो करा है। तो जैसे आपने अलग-अलग उसका सीखा था, जैसे रिवैल्यूएशन है तो अलग-अलग नहीं आते थे? अलग भी आ सकते हैं, लेकिन आप ये लेके चलो जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है ना उसी में से आएगा। ऐसा नहीं होएगा कि क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग बनाकर आ जाएगा। जितनी सिचुएशन में सारी कवर कर दी आपके साथ, तो आपके नोट्स के अंदर आपको वो टेबल बन गया, तुम समझो एओपी हो गया तो ख़त्म ही है ना वो, तो फिर तो एक आध पॉइंट है। तो जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स बनाए जितने भी है, इससे बाहर तो मतलब ही नहीं है कोई, समझ रहे हो। तो इसमें तो तुमको 16 नंबर लेने ही लेने हैं। हाँ जी, करण जी, खुशी जी, महिमा जी, क्लियर है बच्चे। यस सर। तो बढ़िया है जी, कंसोलिडेशन आपका ओवर है। हालांकि 10 मिनट एक तसल्ली के लिए मैं कुछ ना कुछ बोलूँगा, पर आज नहीं, ज़्यादा हैवी हो जाएगा, पॉइंट नहीं है, कुछ घुसेगा नहीं वो, ठीक है इजी। लेकिन आप सारा का सारा कर सकते हैं, पूरा कंसोलिडेशन आपके हाथ में, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 एवरीवन, बाय 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 बाय। Record. तबीयत खराब होने वाली है मेरी। आज जरा सही करा दिया तुमने रजिस्ट्रेशन की थ्योरी है। सर आज तो चॉकलेट डे भी नहीं है, आज क्या सर आज मैम कुछ भेज दिया ना, मैम ने बोल दिया मेरे को गोल्ड चाहिए। वैसे ये बात क्लास में मत करना। हाँ एक ही स्टूडेंट है क्लास में, वो बुरा मन है, वो बुरा मन है। क्या टाइम हो गया? बस 51 हो रहा है। बाकी वैसा पूछो तो टाइम कट रहा है बस। हाँ स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। कैसे होगी? वो आज फिर नहीं आया? गजब। कल रात को मैंने दी 10 बजे बैठा, 1 2 बजे नहीं 12 फिर 2 बजे मैं सोया, 6 बजे उठ गया, मुझे भाग गया, ठीक है दोबारा से ऑफिस। नहीं, मैं सोई तो 2 बजे थी, पर मैं उठी 8 बजे। अब मैंने कम से कम 2 महीने बाद पी थी कल, और बिल्कुल अजीब नहीं लगा। कॉफी इसको अजीब लगती है। यार तुम लोग कड़वी लगते हैं, यार घूम देते हैं। अच्छी तो ब्लैक पीता है ना। तो आ रहा था इश्क और मोहब्बत लगता है नहीं है, तो कितना भी दूर हो जाए इंसान इसकी शादी की। भाई अमन पता है आज फिर नहीं आया, वो पता कल वहाँ गया था अभिषेक की बहन की शादी थी, तो वहाँ मैं गया कहा था। था यार वहाँ की छुट्टी जरूर करूँगा, मैंने उससे एक चीज़ कहा शादी रात की थी, दिन में वहाँ भी लग के बैठा था, बंदा आज नहीं आया, वो समझता है कि लेट आया था शादी, बट भाई का बंदा अरे यार तो उससे कौन से टेंट उठा रहे हैं। पागल है।
मैंने भाई की उसको शादी निकलने किस से तारीख पहले की? कॉल किया तो जैसे मैं उसकी वो बहन के कारण ना, मेरे भाई की शादी किस तारीख की? मैं पूछ आऊंगा उस दिन में। और भाई स्कूल कोचिंग आऊंगा। और भाई- मैंने जैसे मैं घर से निकला उधर थी मैंने उसको कॉल किया बंदे का कॉल भी नॉट रीचेबल था। ऐसा लग रहा है लेबर का काम सारा वही करवाने गया वो। उसकी मजदूरी गिरी वापस आ रही है। मजदूर आदमी। तू आइडिया कब जाने वाला है? पता नहीं मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो मेरे को बता दियो फिर जब जाएगा तो। ठीक है। मैं सुकून की जगह गया था। खास नहीं हुआ था उस दिन सैलरी पूरा स्टार्ट कराया था खास नहीं था वो छोटा सा था वो स्टार्टिंग था जब कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेगा आगे क्या समझेगा वो चल 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 थोड़ा सबकी कैपेबिलिटीज अलग है। पहला भी हो रहा था जो इनकम होता है अगर वो बेसिक सैलरी में आएगा ठीक है तो अगर टैक्स एक्सेस हो तो वो पूरा पूरा टैक्स पूरा पूरा टैक्स और जो दूसरा आ रहा है अगर कोई इनकम आ रही है मतलब सैलरी मिल रही है तो अलग अलग फॉर्म में जैसे पहले बेसिक फिर अच्छा अलग अलग फॉर्म में मिल रही 10 लाख बेसिक सैलरी मिल गया मैंने कोई होमवर्क नहीं किया नहीं, याद है कि क्या नहीं करना है? याद भी नहीं है शेड्यूल ही था बस शेड्यूल था और कुछ सुनेंगे ना शेड्यूल आज कह तो रही थी पर आज सैटरडे को बोला था या नेक्स्ट सैटरडे को बोला था कि दो दिन लिखना था मैंने कॉल किया सुनने को बोला हाँ था बोला तुमने लिखा हाँ हाँ वही सेक्शंस सारे सेक्शन हाँ। कौन से वाले वो थे हाँ ऑपरेशन वो याद करने थे अरे लाइक सेक्शंस और उसका जो हेडिंग तो हो चुका था ना हाँ इस चैप्टर के लिए ना previous वाले। वो हो गए थे मैम ने भाई उस दिन मैम ने नहीं अरे उसके बाद बात नहीं करी मैम ने उसकी तो वो कह रही थी मैं दोबारा से सुनूंगी नहीं बोला था मेरे ख्याल से सिर्फ करने के लिए बोला था करने के लिए और बोला। बोला याद था, मत आज कर दिलाइए लेना मैं कभी भी टेस्ट ले सकती तो हूँ याद मत दिलाइए कभी भी सरप्राइज टेस्ट रहेगा हाँ, 50% के surprise ऊपर आना को- चाहिए ऐसा बोला था हाँ तो ठीक है वो हो जाएगा उसके बाद वो बेसिकली फुल पूरा चार्ज होगा पूरा लगेगा उसके बाद एचआर में अलग से लगता है इसका अलग रेट होता है अभी सर बताएंगे मेरे बैंक से जो देगा मेरे अलग सबका अलग अलग होगा लेकिन बेसिक पूरा टैक्स मिल जाएगा एक तो ये बताया था यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं देखिए डेफिनेशन पढ़ लो सेक्शन 15 में आता है सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और इससे बेसिक वेदर इज बोलेगा जो टैक्स सैलरी है वो टैक्सेबल होगा ड्यू में जो भी महीने ना उसमें भले आपको सैलरी मिली चाहिए नहीं मिली उसका कोई टैक्स मेरे को इसका ड्यू वाला जो है ना इसमें डाउट है तो मेरे को जो देखो ये है ना सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच बुक लाया हो तुम ओ भाई बुक दिखाना है कॉल मिलती ले आया मैं मतलब आ गई मेरी बुक्स अरे वो books नहीं लेके आई, आया लेके अपनी शॉप आया। साइड पे उसे जाके लेके आया ओ साइड वाले मतलब जब क्लास में भाई डरा के रहा तू
यार बचेंगे काम, कंधा वंधा टूट जाएगा स्कूल में भाई। मैं तो हाथ में लेके चलूंगी इसे, कंधा वंधा जाएगा। जैसे ऑडिशन में करवाई थी आगे आगे बढ़ी। फायदा क्या फिर बुक लेने का? अरे सस्ता वैसे ही बात नहीं है, वो लो उसका प्रिंट आउट नहीं है, फालतू का जब मेरे अरे पीडीएफ डाउनलोड कर लो ना, PDF तो लगाया हुआ है। अरे डेली क्या है, एक साथ ही निकला पर टाइम लग जाएगा आधे को, उसको एक दिन पूरा लगेगा प्रिंट आउट निकालने में, पूरा स्पाइरल आईटी जाने में भी एक दिन पूरा लग जाएगा। पूरा दिन निकलेगा। हाँ तो जाओगे तो एक ही दिन में जाओगे ना, हाँ वैसे बट फिर भी लाते थोड़ी ना पढ़ना स्टार्ट उसमें करो। ऐसा होता है ना, जाओ तो मिल जाएगा, यहाँ पे पहले बोलना पड़ेगा पीडीएफ का प्रिंट आउट साइड करके एटलीस्ट 2 दिन तो लेगा। ना पढ़ के क्या करेंगे? बहुत फास्ट है। जाना था ना, मुझे आना था, है ना, जग से। नए जगह पॉइंट है ना सब। यहाँ बैठो ना। इसमें ये इसमें सैलरी वाला चल रहा है या वैसे चलता हुआ। हाँ बहुत नहीं। सीजी हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट यार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। पढ़ ले भाई, पढ़ने दिया पावर बहुत नहीं, बच्चे को चला के ना वो चले जाएंगे। पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई नहीं हो अच्छा अच्छा ठीक है। वॉरेन बफेट एक दिन में पढ़ता है इसको। हमारा क्या क्या 2 दिन में खत्म करेगा। क्या क्या हो गया हमारा, क्या हो गया वही वाया दरसों हमारा? हमारा दरसों उसी वाया वही वो बस हम दरसों हाउसिंग प्रॉपर्टी हमारा बनी है और अभी सैलरी चल रही है हाउसिंग। हाँ सही है 50-30 पेज में। अरे ये हुआ तो नाम के बराबर पढ़ा है ना अभी। इसके अंदर कुछ नहीं हुआ भी, वो तो बेसिक बेसिक करा रहे हैं दरवाजा में। हाँ तो उसको रीड तो करना पड़ेगा, थ्योरी पेपर आएगा हमारा। ज्यादा हो रहा है ये उत्तर। मैं तो खुश हो गया। पागल है। जिंदगी में कुछ सीखने को मिलेगा। रात को जब नींद जब तक बैक में ब्रेन नहीं होगा सर्वाइवल नहीं हो जाएगा।
वाली अदर सोचना मदर क्या है? क्या है? थोड़ी खाली है क्वेश्चन टाइम में थोड़े वो टाइम में बस ये वाली थोड़ी अब इसमें तो कुछ नहीं आ रहा कुछ नहीं काम की दिया मैडम जो भी निभाएगी ये सारी करा दिया तुम्हारी सीए वाली बस कुछ नहीं है हमारे में एमसीक्यू है तुम्हारे में एमसीक्यू हाँ वोटी भाई बहुत वोटी यार बढ़िया से पढ़ेगी मैं भी देखते भाई फट गई हमारी ये हाँ मैंने तो बोला बेसिकली चाहिए मैंने बोला यही है आज से 3 की आज से 3 की प्रेशर से बढ़िया एक पार्टी का ऑर्गेनाइज करा दो हमें पता बाद में प्रेशर आना है करा दो 14 तारीख की करा पहले दो प्रेशर हैंडल कर लो, हैंडल कर लो। क्या फायदा फिर बाद में पार्टी करोगे प्रेशर हैंडल नहीं होगा पहले मेहनत फिर बाद में पार्टी। मेहनत तो कर चुके फाउंडेशन में फाउंडेशन की कोई मेहनत नहीं। हद है हद मतलब हर बात से मुकर जाओ आप जब भी मैम आपको गिफ्ट दे देती है आप तो देखते नहीं होंगे मैं मुझे बहुत गिफ्ट पता है। देता हूँ। हाँ हाँ कैसे हैं सभी बच्चे? हाँ जी, आज हक वेरी 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 गुड। संजय ने तो हक कर दिया इतनी पतली बुक। इसमें एमसीक्यू गिवन है अलग से नहीं अच्छा इसके अंदर ही है ना, फिर एक ही बुक। ये सारी करनी है बेटे। खरीद के खाई होगी नहीं बता और कितने बच्चों ने ले ली बुक? अनुज ने ले ली है। अगर शादी बाद आ जाएगा तो आज ही निकल जाएंगे और जो बच्चे अगर ऐसे सोच रहे हैं ना जाना है या जो भी है, एक बुक लेके फोटो कॉपी करा लो यार इधर से, समझ रहे हो? एनकेएन पे ना 35 पैसे पे हो जाता है, तो जाना है तो चले जाना। अरे फिर इतनी मोटी बुक का बाइंडिंग कराओ और वो पेज निकल बट वो स्पाइरल नहीं, वो वाला कराओ ना जिसमें पेजेस, वो तो और बढ़िया वाली बाइंडिंग है ना। वो वाली में तो आप एक ही पेज वैसे भी कर सकते हो। बच्चों सैटरडे आ गया है, कल संडे आ जाएगा, परसों मंडे आ जाएगा, दिन तो और जिंदगी तो सैटरडे आएगा उसके बाद 14 आएगा पता नहीं इसे गुड़गांव जाना 14 को। सैटरडे को आपको कुछ ऐसा लगता है कि हफ्ता खत्म, रिलैक्स्ड है थोड़ा या नहीं? नहीं सर प्रेशर ही प्रेशर है। आज याद दिलाना साक्षी से 100 रुपये लेने हैं, ठीक है? कार्तिक जी आरती जी आगे आ रहे हैं कह रहे प्रेशर बढ़ रहा है। नहीं अभी क्या, अभी 14 को तो टेस्ट है ना बच्चों का। हाँ सर नहीं है टेस्ट वगैरह में कुछ नहीं है, अभी आपने मना करा था सर पहले पढ़ने दो, तुम दे दो फिलहाल यार देखो ये टेस्ट के लिए बोल रहे हैं धमकी दिलाई से याद बाहर निकाल इसको सबसे आगे बैठ कर